नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, उसके बाद तो लगातार ही कॉल आ रहे थे। 1.5 साल पहले एक व्यक्ति ने इमरजेंसी में हमारे टीम को कॉल किया, बोला कि सर हम नागपुर में एक कोर्ट में खड़े हुए हैं और हमको जल्दी से दीपंकर सर के साथ बात करना है, क्योंकि हम लोगों को जज के सामने पेश होना है इस बात को लेकर कि हमारा एक कस्टमर उसने कंप्लेन कर दिया है कि भाई ये हमसे ज्यादा ब्याज ले रहा है और उसके लिए जज हमको बुलाने वाला है ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि हम ज्यादा ब्याज क्यों ले रहे हैं, जबकि बैंक लेता है 9%, 10%। तो फिर माइक्रो फाइनेंस क्यों 18%, 20%, 22%, 24% लेता है? मतलब बैंक से ज्यादा क्यों लेता है, ये हमको एक्सप्लेन करना है, तो अर्जेंटली बात करना है। तो फिर तुरंत मैंने उनको बताया 5 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में पेशी करी और उनका सॉल्यूशन हो गया। वो आकर बोले बाहर कि सर हमारा काम बन गया है, थैंक यू वेरी मच। तो आपको भी अगर ये चीज पता चल जाए तो आप आराम से धंधा कर पाओगे, यस और नो। हर कोई बैंक से माइक्रो फाइनेंस को कंपेयर करने की सोचता है, लेकिन क्या सच में कंपेरेबल है, आज के वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, पॉइंट वाइज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज है हाई ऑपरेशन कॉस्ट। हाई ऑपरेशन कॉस्ट का मतलब है कि माइक्रो फाइनेंस जो है अलग अलग जगह पर पहुंचता है। इसका मतलब ये वो एक जगह पर बैठा नहीं रहता कि कहीं के ग्रुप आएंगे, कहीं पे महिलाओं का समूह आएगा, कहीं पे कोई व्यक्ति यहां पर लोन लेने के लिए आ जाएगा हमारे ऑफिस में। इन लोग उसके लिए नहीं बैठे रहते। माइक्रो फाइनेंस का मतलब ये सेटअप लेकर कहीं पर भी चले जाते हैं। ऑफिस एक जगह होती है, लेकिन उनके लोग बहुत सारे जगह पर चले जाते हैं, दूर दराज में जाकर वो समूह को खोजते हैं, वहां पर वो जिसको लोन चाहिए वो खोजते हैं और उनको लोन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा खर्चे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बैंक को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे कि बैंक एक जगह बैठा हुआ है, वहां पर कस्टमर आता है, वहीं पर लोन लेता है, वहां पर पैसे चुकाता है। केवल जब पैसे नहीं देता है उस समय बैंक उनको खोजने जाता है, या रिलेशनशिप मेंटेनेंस के नाम पे कभी कभी कोई मिलने चला गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि भैया मिल तो लिया और क्या बच्चे की जान ले लोगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कि उनको हर दिन उनके साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा, हर दिन वो उनसे जाकर मिलने का प्रयास करते हैं। उन लोग ओकेशनली जाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोगों की भी जरूरत पड़ती है, उनके खर्चे भी देने पड़ते हैं। तो हाई ऑपरेशन कॉस्ट सबसे पहला कारण है। दूसरा चीज है एलिवेटेड रिस्क प्रोफाइल। इसका मतलब यह है कि क्योंकि यहां पर गरीब तबके के लोगों को लोन दिया जाता है तो यहां पर नहीं मिलने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। इसका मतलब है कि अगर हमने 100 लोगों को लोन दिया तो हो सकता है कि 10 लोग 12 लोग लोन देने में देरी करें, 5-6 लोग ऐसा हो कि जो दे ही नहीं पा रहे हैं, 1-2 जन तो एकदम असमर्थ हो चुके हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा रिस्क लेकर चलता है माइक्रो फाइनेंस, लेकिन उसके बाद भी रुकता नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन देता रहता है। बट इस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर वो रिस्क कवर करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को हाई रखने की जरूरत रहती है। बैंक के पास ऐसी कोई बात नहीं है। बैंक क्या है, मैक्सिमम मॉर्गेज में चलता है और अनसिक्योर्ड लोन बहुत देख समझ के देता है। बैंक केवल गवर्नमेंट के कर्मचारी या फिर जिनका कॉर्पोरेट में फिक्स इनकम आ रहा है वैसे वाले लोगों को पर्सनल लोन देता है, या फिर अनसिक्योर्ड लोन देता है। या फिर ऐसा कोई व्यापारी है जिसका बहुत बड़ा टर्म लोन है या सीसी लिमिट है, जिसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रखी हुई है, इसका मतलब लोन से ज्यादा प्रॉपर्टी रखी हुई है, उनको थोड़ा सा ओडी दे दिए, उनको थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन दे दिए पर्सनल में, तो ये बहुत बड़ा अनसिक्योर्ड लोन नहीं हो गया, क्योंकि एक्चुअली वो अनसिक्योर्ड नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो उस कंपनी का सिक्योर्ड है। बट माइक्रो फाइनेंस 100% रिस्क प्रोफाइल में काम करता है। और लोग ये बोलते हैं सर चेक तो लेता है, चेक कहीं से भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, चेक कुछ होता ही नहीं है जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाए। इस रिस्क को कवर करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना तो बनता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक के पास में कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं, बैंक के ब्रांच में आते हैं, तो ज्यादा लोगों को सर्व करना एक जगह से बैठ के बहुत आसान हो जाता है। और बैंक के पास एक और बीटो पावर रहता है, वो है डिपॉजिट भी लेना। इसका मतलब खुद के पैसे की आवश्यकता कोई है ही नहीं, डिपॉजिट इधर से लिया और उधर पे लोन बांट दिया, केवल बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रख लिया, तब भी बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। प्रॉफिट में हमेशा रहने की संभावना रहती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस का इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब ये है कि जितने लोग बढ़ेंगे उतना खर्चा उसी रेशियो में माइक्रो फाइनेंस का बढ़ेगा, जबकि बैंक का उस रेशियो में नहीं बढ़ता। बैंक के एक ही कर्मचारी 10 को भी देख सकता है, 100 को भी देख सकता है, और ऑनलाइन फैसिलिटीज देने के बाद में 1000 लोगों को भी एक कर्मचारी देख सकता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस पर्सनल टच मांगता है। लेकिन क्या वहां पर हम लोग फिनटेक का या फिर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं लेते हैं? लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी पर्सनल टच नहीं रहेगा तो माइक्रो फाइनेंस का धंधा चलेगा नहीं, उतना हाईटेक हुआ नहीं है। आज भी पर्सनल लेवल पे काम होता है। इसका मतलब है ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है
पैसा भी जुगाड़ करना पड़ता है, कैपिटल भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत कम कॉस्ट पे नहीं मिलता जैसे डिपॉजिट बैंक को मिलता है। इनको पैसे जुगाड़ करने पड़ते हैं, बैंक से लोन अगर मिलता है तो वो लेने पड़ते हैं, खुद का कॉस्टली कैपिटल लेकर आना पड़ता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर पैसे भी लगते हैं, यहाँ पर लोग भी ज्यादा लगते हैं और ज्यादा लोगों को हैंडल करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है बैंक के मुकाबले। इसीलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा ज्यादा ब्याज लेना ही पड़ता है, अदरवाइज सर्विस नहीं दे पाएंगे। सर्विस नहीं दिए तो धंधा होगा ही नहीं। और जो सर्विस आपको मैं बता दूं माइक्रो फाइनेंस दे रहा है, ये पूरा देश हित में बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि बैंक के पास में जो छोटे तबके के लोग हैं वो जाकर बैठते हैं ना, तो बैंक वाला उसको बड़ी घृणा की नजरों से देखता है, बैठ जाओ देखेंगे तुमसे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। और उस व्यक्ति को दिन भर बैठाने में भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि उसका आज का रोजी मर गया, आज का रोजी कमा नहीं पाया, आज वो अपने घर में खाना नहीं ले जा पाया, उससे बैंक वाले को कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर कोई सूट बूट में आ गया, बोले सर ये वाला काम करना, बोले सर बैठिए आपके लिए तो वेट कर रहे हैं, सर ये कॉफी पियो, ये चाय पियो, ये पानी पियो, आपका काम कर देते हैं, खुद जाके दौड़ दौड़ के वो काम करने वाला है। लेकिन छोटे तबके के लोग को देखने वाला तो कोई है ही नहीं। तो उसके लिए माइक्रो फाइनेंस जो इतनी सेवा कर रहा है, वहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल में थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है माइक्रो फाइनेंस का, इसीलिए उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है पर्सनलाइज्ड सपोर्ट एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये कि माइक्रो फाइनेंस केवल लोन नहीं देता, वो जाकर ट्रेनिंग भी देता है, वो जाकर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी कराता है, वो जाकर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम भी कराता है। अगर वो बुनकर लोगों को कुछ लोन दे रहा है तो बुनकर लोगों को कौन कौन सी चीज सीखनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी वहां पर कराते हैं। इसका मतलब ये अच्छा ये कराते हैं जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, उस कंपनी के ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारी चीजें खर्चे का पार्ट बनता है। यहाँ पर लोगों को एंगेज करना पड़ता है, उसके बाद कुछ फायदा होगा ऐसा सोच सकते हैं। इसका मतलब ये कि सामने वाले को सिखाकर, जिताकर, लोन देकर, उसके व्यापार को खड़ा करवाकर उसके बाद हम वसूली के लिए बैठते हैं। इसका मतलब ये जो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हैं, ये सारे चीजों के लिए भी खर्चे लगते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। पांचवा पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट। ये नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है? अब जैसे मैंने बताया कि जहां जहां पर बैंक है वहां पर के जो डायरेक्ट कस्टमर होते हैं और जो वहां पर जाने में थोड़ा सा डरते हैं, वो थोड़े अलग लोग हैं, उनके कल्चर भी अलग हो सकते हैं। जो आदिवासी क्षेत्र होता है या फिर जो अंदर का क्षेत्र होता है किसी भी राज्य का, वो सारे जगह पर भी बैंकिंग की सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वहां पर लोगों की सोच अलग रहती है, उसके लिए बार बार जाकर मिलना पड़ता है। कि नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वहां पर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल धंधा आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज जाकर वहां मीटिंग करना जरूरी है, आज जाकर बात करना जरूरी है। वहां पे जो ग्राम पंचायत है, पंचायत में बात करना जरूरी है कि हम लोग किस तरीके से महिलाओं के समूह को लोन दे रहे हैं, किस तरीके से तेंदुपत्ता वाले लोग को हम लोग मदद कर रहे हैं, किस तरीके से बीड़ी बनाने वाले को मदद कर रहे हैं, किस तरीके से जो मजदूरी करने जाता है वो खुद का छोटा मोटा कैसे काम कर सकता है, वो सारी चीजों को कैसे हम लोग सामने रखते हैं। और वो पूरे कम्युनिटी उस चीज को मानेगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं माना तो पूरे खर्चे और मेहनत वेस्ट हो गया, अगर माना तो हो सकता है कि फायदा हो जाए। तो नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी माइक्रो फाइनेंस में होता है, उसके कारण भी पैसे लगते हैं, इसी कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रखना बनता है। छठवां पॉइंट है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग। इसका मतलब ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस है तो फिर आइदर वो कंपनी होगा और वो सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकता है, वो आरबीआई का लाइसेंस कंपनी भी हो सकता है, या किसी और तरीके से अगर कोई स्टेट समूह लोन या फिर माइक्रो फाइनेंस अलाउ करता होगा तो फिर उसके अनुसार में वो लोन देता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी न किसी रजिस्ट्रेशन के अंदर में आता जरूर है, और अगर उसका पालन नहीं किएगा तो पेनल्टी भी लगने वाला है। अकाउंटिंग बराबर नहीं किया तो हो सकता है किसी का हिसाब गड़बड़ हो जाए, कंपनी के पूरे पैसे डूब जाए, क्योंकि आपने लोन दिया है और लोन का हिसाब गड़बड़ है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग के लिए भी पैसे लगने वाले हैं। अगर कोई रिटर्न फाइलिंग करना है उसके लिए भी पैसे रखने वाले हैं, रेगुलर रिपोर्टिंग के लिए भी लोग लगेंगे, चेकिंग के लिए लोग लगेंगे, पैसे लगेंगे। उसके बाद सीए की जरूरत रहेगी, कंसल्टेंट की जरूरत रहेगी, भले वो कम पैसा हो लेकिन ज्यादा पैसा हो, पैसे तो लगने वाला है। कंप्लायंसेस का खर्चा होना ही होना है, और इसके लिए भी 2 पैसे ब्याज के बढ़ाना जरूरी होता है। अब 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो पैसा कमा रहे हैं उसको वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना है, पैसे कहीं से जुगाड़ भी करने हैं, और पैसों को सही तरीके से मैनेज भी करना है, और उसमें भी हम लोग को बजटिंग और प्लानिंग करने की जरूरत है, और री इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। और ये सारी चीज करने के लिए भी उन लोगों को टीम की जरूरत पड़ती है, बुद्धिजीवी मतलब प्रॉपर जानकार व्यक्ति की जरूरत रहती है, उसको भी पेमेंट करने की जरूरत रहती है, और मैनेजमेंट और
बिजनेस कोचिंग उनको भी जरूरत पड़ती है, उनको भी खुद की ट्रेनिंग कराने की भी जरूरत पड़ती है। ये सारे चीजों के लिए पैसे तो लगते हैं। अब एक चीज मैं आपको और ऐड कर देता हूं ये 7 पॉइंट के अलावा, वो है कलेक्शन कॉस्ट। बहुत बड़ा कॉस्ट है कलेक्शन कॉस्ट, क्योंकि नॉर्मली बैंक में आप महीने में जाकर पैसा चुकाते हो, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाला हो सकता है डेली कलेक्शन कर रहा हो सकता है, वीकली कलेक्शन कर रहा हो सकता है, फोर्टनाइटली मतलब 2-2 हफ्ते में कलेक्शन कर रहा हो। तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतने पेट्रोल लगेंगे, उतने बार जाना पड़ेगा। अगर एक दिन नहीं दिया तो दूसरे दिन जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कॉस्ट है और इस बड़े कॉस्ट को कवर करने के लिए भाई पैसा तो लेना ही पड़ेगा। और एक और फायदा है ये चीज करने से, रेगुलर मुलाकात करते रहने से कस्टमर का इंटरेक्शन माइक्रो फाइनेंस के साथ बना रहता है। इसी कारण लोग ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग के आगे पैसा नहीं देखते। एक नवा पॉइंट बताता हूं। नवा पॉइंट ये है, साहूकारों से बचाता है माइक्रो फाइनेंस। और साहूकार जहां 10% लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस 2% लेता है। 2% ज्यादा है, 10% की कम है। आप नीचे कमेंट करिएगा। आपको वीडियो अगर यूजफुल लगा तो आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मैं पहुंचूं, उनके काम आऊं, यही हमारी इच्छा है। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।